फ्रंट पेज में मेनली लेबनान का जो वॉर चल रहा है वही सब है, और बाढ़ आया हुआ है बिहार में, दैट इज हियर। तो कुछ खास नहीं है। इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो सबसे ज़्यादा है दैट इज, एक तो स्वच्छ भारत मिशन है। तो स्वच्छ भारत मिशन कब स्टार्ट हुआ था, डेट? मोदी जी जब गवर्नमेंट में आए थे 2014 में, 2 अक्टूबर को स्टार्ट किए थे। तो अब 10 ईयर हो गया, 10 ईयर्स। और 2019 में इन्होंने स्वच्छ भारत मिशन 2 करा था। क्या क्या प्लान है इसमें? गांव में तो मेन है कि टॉयलेट बनवाएंगे, जो ओपन डेफिकेशन है वो हटाना है, और शहरों में मेन है जो सीवेज है, ट्रीटमेंट, रिसाइकलिंग, दैट इज द मेन थिंग। ठीक है। तो अब वैसे ये तो मोदी जी कह रहे हैं 100% इन्होंने कुछ अचीव किया है टॉयलेट का, लेकिन अलग अलग सर्वे में अलग अलग चीजें आती रहती है। इससे क्या है, हेल्थ पे इम्पैक्ट काफी पॉजिटिव होता है। जो डायरिया है, कॉलेरा है, ये सब, या आपको ये सब होता है टाइफाइड, ये सब कहीं ना कहीं इन्हीं सबों से रिलेटेड है। अगर आपका डेफिकेशन, अगर स्वच्छता नहीं है तो दैट इम्पैक्ट योर हेल्थ। तो बीच में ये भी आया था कि सम रिपोर्ट फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक का था कि 3 लाख बच्चों की जान बचाई गई थी, जो ये टोटल जो स्वच्छ भारत मिशन हम चला रहे थे। तो इसको लेके काफी पॉपुलराइज भी किया गया था। तो दीज आर ऑल द थिंग यू शुड नो अबाउट द स्वच्छ भारत मिशन। नेक्स्ट न्यूज, ये कंटिन्यूअसली चल रहा है, एक वॉयज मिशन चल रहा है इंडिया का। ठीक है। तो दिस इज 2 वुमेन, ऑलरेडी हमने पढ़ा भी है, ये क्रॉस द वर्ल्ड घूम है। और दिस इज डन बाय द लेफ्टिनेंट कमांडर डिलना के एंड द लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा। ठीक है। ये कंटिन्यूअसली चल रहा है, और इसमें जो शिप यूज हो रहा है दैट इज द INS मंडोवी। ठीक है। ट्राइबल एरिया में एक हम यूनियन गवर्नमेंट जो प्लान चला रही है पीसेस के लिए, इम्पोर्टेंट है धारती आबा जयंती ग्राम उत्कर्ष अभियान। ओके। दिस इज मेनली फॉर द ट्राइबल विलेज एरिया। तो ये सब पीसेस के लिए इंपॉर्टेंट है, नेम याद होना चाहिए कि किस एरिया के लिए क्या प्लान चल रहा है। जो आज का मेन न्यूज है ट्राइबल विलेज के लिए, ट्राइबल विलेज एरिया है फॉर दैट आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। मेन ये पार्ट है जो मोदी जी ने अभी अनाउंस किया था, भारतीय जनजातीय उन्नत ग्राम योजना है ना, PM जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, उसका ये पार्ट है। इसमें हम 63,000 शेड्यूल्ड ट्राइब मेजॉरिटी जो विलेज है उसको हम टारगेट कर रहे हैं। होलिस्टिक डेवलपमेंट, उनका एजुकेशन, हेल्थ, उनके एरिया में सैनिटेशन, सब कुछ हम चाहते हैं प्रोवाइड करें। एक साइंस से रिलेटेड है, यहाँ पे है कि फ्लोरोसेंट नैनो डायमंड्स का जो यूज है ये आजकल देखने को मिल रहा है, दैट इज बीइंग यूज्ड इनटू द एरिया सच एज द हाई रिजोल्यूशन इमेजिंग, टेम्परेचर सेंसिंग एंड द कोरिलेटिव माइक्रोस्कोपी, जहाँ पे भी इमेजिंग करना होता है। फ्लोरोसेंट का मतलब होता है कि जब आप कहीं पे लाइट की फ्रीक्वेंसी घटाते हैं तो हाई फ्रीक्वेंसी अगर डालते हैं तो लो फ्रीक्वेंसी से वो एमिट करता है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वो घटता नहीं है, कंटिन्यूअसली फ्रीक्वेंसी सेम रहता है। तो खासकर इमेजिंग जैसे होता है ना, आप डिफरेंट मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं स्कैनिंग के लिए, इमेजिंग के लिए, उन सब में इसका काफी यूज हो रहा है। ये डायमंड क्या होता है, कार्बन का प्रोडक्ट होता है, कार्बन का ही एक, कार्बन से होता है। नेक्स्ट न्यूज दैट इज टॉकिंग अबाउट द, जो अभी हमने पढ़ा था, गवर्नमेंट ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को थोड़ा सा बदल दिया था, और उसमें एक प्रोविजन लाया था कि हम फैक्ट चेकिंग एक एक अलग से बॉडी बनाएंगे। था ना कि जैसे आप किसी भी सोशल मीडिया पे कोई भी पोस्ट करते हैं तो वो सही है कि नहीं सही है, इसके लिए उन्होंने अलग से एक बॉडी बना दिया था। नॉर्मली ये होता है कि आप कोर्ट जाते हैं, कोर्ट रिमूव करवाता है, किसी को कोई ऑब्जेक्शन होता है, गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर नहीं करता है। गवर्नमेंट ने खुद एक बॉडी बना दी थी, फैक्ट चेकिंग यूनिट, इसका नाम है यहाँ पे फैक्ट चेकिंग यूनिट, यहाँ पे FCU। अब ये था कि इस पे ये था कि अगर गवर्नमेंट को ये लगता है कि कोई ऐसा न्यूज़ सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रहा है जो सही नहीं है, तो फैक्ट चेकिंग यूनिट के पास जाएगा, वो उसको वेरीफाई करेगा, और वो अगर कहेगा कि ये फेक न्यूज है तो वो गवर्नमेंट जो सोशल मीडिया जो भी है, फेसबुक है आपका, ट्विटर है आपका, इंस्टाग्राम है, जो भी है, उससे वो कहेंगे हटाने के लिए, उनको हटाना पड़ेगा। ठीक है। तो अब ये केस चला गया कि
एक तो ये प्रेशर बना दे रहा है ना सोशल मीडिया पे कि उनको हर एक अब न्यूज चेक करना पड़ेगा। वो तो एक प्लेटफॉर्म है ना, हम आप उसको यूज करते हैं, वो तो अपना कंटेंट देता नहीं है। नॉर्मल न्यूज़पेपर या टीवी न्यूज तो है नहीं कि वो खुद कंटेंट दे रहा है, वो तो प्लेटफॉर्म है, न्यूज तो हम दे रहे हैं। तो एक तरीके से वो बहुत कम्बर्सम तरीके का काम बन गया था कि वो उससे आपकी कोई भी न्यूज कहेंगे यही हटाओ, फिर उसका आप वेरीफाई करवाइए। ये तो हर छोटी छोटी चीजों को आपके अनुसार गलत होगा, पर क्या पता वो और लोगों के पर्सपेक्टिव से चीजें सही हो। जैसे एक दिन हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना कि गवर्नमेंट के बारे में कोई कहे कि आपने जॉब नहीं क्रिएट किया, गवर्नमेंट दिखा दे कि 3 लाख जॉब बनाए हैं, पर उसका कहना था कि जितना लोग आ रहे हैं जॉब तो हर कंडीशन में बनेगा ना, जब चीजें चल रही है एक पूरा सोसाइटी है तो। लेकिन जॉब इस कंडीशन में कहा जाता है कि कितने यूथ मार्केट में आ रहे हैं, कितनों को आप दे रहे हैं, और कितना बेरोजगार पहले रहते थे और कितना अब रह रहे हैं। पहले भी तो जॉब ऐसा थोड़ी था कि नहीं था, पहले मानिए 10 लाख अगर यूथ मार्केट में आ रहे हैं तो 5 लाख जॉब क्रिएट हो रहा है, तो 5 लाख बेरोजगार होते थे। अभी भी आप 3 लाख भी जॉब देंगे, अगर 20 लाख आ रहे हो तो 17 लाख बेरोजगार हो रहे हैं। अब कोई कहे कि बेरोजगारी बढ़ी है, आप ये शो कर दे कि नहीं कोई जाके फील्ड में खेती का लेबर है उसको भी आप जॉब को दिखाना स्टार्ट कर दे, तो कोई बेरोजगार नहीं बचेगा। फिर तो आप कहेंगे ये झूठ बोल रहा है। बेरोजगार तो वो होता है ना कि सैलरीड पर्सन को हम एम्प्लॉयमेंट में ऐड करते हैं कि रेगुलर सैलरी हो, उसका जो बेसिक सिक्योरिटी होता है कि आप जब जॉब छोड़ने के बाद आपको पेंशन मिलता है, आपको अलाउंस मिलता है, आपको डिफरेंट तरीके की सोशल सिक्योरिटी प्रोटेक्शन मिलता है, वो हो तब आपको प्रॉपर तरीके से जॉब माना जाता है। वो इवन द कॉन्ट्रैक्ट जॉब में भी कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिक्योरिटी दी जाती है। लेकिन कोई आदमी खेत में जाके अगर लेबर का काम कर रहा है वो जॉब नहीं हुआ, कोई आके सब्जी बेच रहा है, आप उसको थोड़ी कहेंगे कि सेल्फ एम्प्लॉयड है, जॉब है। तो इस तरीके की चीज को लेकर काफी कंट्रोवर्सी था। तो यही सुप्रीम कोर्ट में क्या, सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो 2 जज का बेंच था, एक उसमें से दोनों जज आपस में ही डिफरेंशिएट हो गए। एक जज ने कहा सही है, दूसरे ने कहा गलत है। तो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच हम आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में दिए हैं उसका वायलेशन है। ठीक है कि आप फैक्ट चेकिंग यूनिट लगा दे रहे हैं, फिर तो कोई बोल ही नहीं पाएगा कुछ भी, तो आप तो हर चीज में हटवा देंगे, फिर आप कोर्स करेंगे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। तो उसको लेके काफी चीजें थी, तो बाद में सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजमेंट आपस में स्प्लिट हो गया, 2 जज थे। फिर तीसरे जज को एक तरीके से लाया गया कि वो फाइनल अपना देंगे। तो उन्होंने गवर्नमेंट के अगेंस्ट में दिया कि ये जो इन्होंने अमेंडमेंट किया है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 आप देखेंगे, एक बार मैं दिखाता हूँ। जो आर्टिकल 19 है उसमें आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जितना भी आपके अधिकार हैं आम सिटीजन्स का वो दिया हुआ है। फिर आर्टिकल सेम 19 क्लॉज 2 में रिस्ट्रिक्शन दिया है कि किस बेसिस पर होगा, और यहाँ पे बेसिस है सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट। मतलब कि आप किसी दूसरे देश के साथ अगर दोस्ती है, कुछ ऐसा ना पोस्ट करने लगे कि उससे हमारा रिलेशन खराब हो जाए। मानिए आप नेपाल को गाली देना स्टार्ट कर रहे हैं, भड़का रहे हैं नेपाल के खिलाफ, तो इंडिया नेपाल का रिलेशन खराब होगा ना। तो ये सब चीजें हैं कि उससे फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्व किया जा सकता है। लेकिन इसमें फेक न्यूज कहीं नहीं है, फेक न्यूज नहीं है, तो इन्होंने कहा कहीं लिखा ही नहीं है। अगर यहाँ पे नहीं है तो कॉन्स्टिट्यूशन ने जब उसके लिए स्कोप नहीं दिया है तो गवर्नमेंट अलग से नहीं कर सकती है। कुछ सोच के ही उन लोगों ने लिखा, इसको एक्सक्लूड किया होगा ना। तो फाइनल जो अभी जजमेंट आया है दैट इज द कि गवर्नमेंट का जो ये उन्होंने चेंज किया था फैक्ट चेकिंग यूनिट, उसको नल एंड वाइड करा दिया गया है। दैट इज द मेन जजमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। इन्होंने टोटल यही डिस्कशन किया है कि आर्टिकल 19 में क्या है, एंड आर्टिकल 19(2) दैट डजंट हैव द दीज पॉइंट कि फेक न्यूज या ट्रस्ट बेसिस पे आप ये सब चीजों को देख सकते हैं। यहाँ पे यही देखा है कि यहाँ पे जो टू अलाउ entities such as the Facebook, X and the WhatsApp to act free from the responsibility vested in the traditional publisher। जैसे ट्रेडिशनल पब्लिशर होता है उसका खुद का कंटेंट होता है, लेकिन व्हाट्सएप खुद का कंटेंट नहीं दे रहा है, वो तो आपका कंटेंट को एक प्लेटफॉर्म के थ्रू सर्कुलेट कर रहा है। और अगर कोई दिक्कत है बहुत ज्यादा है तो लॉ अगर ऑलरेडी है, या तो आप कोर्ट में जाइए, आपको लगता है कि कुछ भड़काऊ चीजें फैल रही हैं या कोई ऐसा चीज है जो सोसाइटी के लिए सही नहीं है, तो यहाँ पे इन्होंने यही डिस्कशन टोटल किया है। ओके, इन्होंने ये भी कहा कि जो कैपेसिटी होती है वेरिफिकेशन का किसी भी प्लेटफॉर्म का एक लेवल तक होता है, ठीक है। अगर उसको आप बढ़ा देंगे तो वो सही से वर्क ही नहीं कर पाएगा। फेसबुक कैसे चला पाएगा अपना पूरा, क्योंकि उस पर तो मिलियन बिलियन में लोग हैं ना, तो दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि इन कैपेसिटी द
इनकैपेसिटेट द इंटरनेट्स वेरी वर्किंग। क्लियर हो रहा है क्या अभी चल रहा है, ओवरऑल क्या फाइनल जजमेंट है, और ओवरऑल जो अभी स्टैंड है सुप्रीम कोर्ट का वो ये है कि दिस इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल। नेक्स्ट न्यूज है द नेट रिजल्ट विल बी पुअर डॉक्टोरल रिसर्च। जो अभी हम देखते हैं पीएचडी का के लिए आप जाते हैं तो नेट का एग्जाम देते हैं, आफ्टर दैट यू गो फॉर द पीएचडी। आपका जो भी रिसर्च होता है, थेसिस लिखते हैं। पहले ये होता था कि नेट जेआरएफ का एग्जाम होता था, और नेट जेआरएफ के एग्जाम के पास होता था कि असिस्टेंट फैकल्टी के लिए या आप जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप होता था वो दिया जाता था, लेकिन पीएचडी के लिए अलाउ नहीं करते थे। पीएचडी के लिए प्रॉपर आपको अपना थेसिस का क्या सब्जेक्ट रहेगा, आपको कुछ पूरा असाइनमेंट मिलता था यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से, वो आपको सबमिट करना पड़ता था। यूनिवर्सिटी उसको इवेलुएट करती थी, फिर आपको अलाउ करती थी कि आपको पीएचडी देना है कि नहीं देना है। लेकिन धीरे धीरे अब इन्होंने नेट को ही बेसिस बना दिया है। जो इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी का अपना अधिकार होता था कि वो पहले आपसे मांगे कि आपको किस एरिया में रिसर्च करना है, आप अपना पुराना वाला पूरा डेटा दिखाइए, जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, वो हटा के नेट कर दिया कि आप नेट का ही एग्जाम दीजिए, और जो जूनियर का होता था वो डायरेक्ट आप पीएचडी से भी कर सकते हैं। दैट इज द नाउ। अब ये एनालिसिस यहाँ पे राइटर बोल रहे हैं कि इनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप जब नेट कर दे रहे हैं तो नेट का जो एग्जामिनेशन होता है दैट इज टोटली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपको रिकॉल चीजें करनी पड़ती हैं और आपको टिक करना होता है, कोई ऐसा तो नहीं है। लेकिन जब आपको सब्जेक्टिव लिखना होता है तब आपका व्यू पॉइंट आता है ना, कि आप अपने व्यू ओपिनियन कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ये कह रहे हैं नेट का एग्जाम ऑलरेडी जैसे डॉक्टोरल लेवल के लिए सही नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ एक पर्सन को जब इवेल्युएट कर रहे हैं तो उसकी सिर्फ रिकॉलिंग पावर देख रहे हैं, मेमोराइजिंग पावर देख रहे हैं, उसका एनालिटिकल एंड उसका ओपिनियन नहीं देख रहे हैं, तो फुल्ली पर्सनालिटी को आप नहीं देख सकते। तो इन्होंने कहा इससे कहीं ना कहीं क्वालिटी पे इम्पैक्ट आएगा। जो भी स्टूडेंट इन आएंगे, हो सकता है कि अच्छा क्वालिटी का स्टूडेंट है, वो नहीं मेमोराइज कर पा रहा है पर वो लिख अच्छा सकता था, वो न्यू न्यू इनोवेटिव आइडियाज दे सकता था, लेकिन मेमोराइज नहीं कर पा रहा है। तो इसको लेके इन्होंने इस पे थोड़ा सा इसके अगेंस्ट में लिखा है। दूसरी चीज इन्होंने कहा है कि धीरे धीरे चीजें जब आप नेट एग्जामिनेशन से पीएचडी करवाने लगते हैं तो आप चीजों को सेंट्रलाइज करने लगते हैं, कि एक ही तरीके का क्वेश्चन अक्रॉस द ऑल स्टेट जाएगा, अक्रॉस द ऑल द यूनिवर्सिटी जाएगा, तो आप होमोजेनाइजेशन कर रहे हैं ना। लेकिन अलग अलग स्टेट का अलग अलग नीड है, केरला का अलग नीड है, जम्मू एंड कश्मीर का अलग नीड है, नागालैंड का अलग नीड है। आप यूनिवर्सिटी का अपना ऑटोनॉमी नहीं दे पा रहे हैं कि वो अपने अनुसार जो उसकी नीड है, मानिए जो नागालैंड में रिसर्च करवाएगा वो नागालैंड का जो क्लाइमेट है, नागालैंड का जो एग्रीकल्चर है, नागालैंड का जो इंडस्ट्री है, उस हिसाब से कराएगा ना। दिल्ली का तो अलग नीड है ना, दिल्ली में तो सब कुछ इंडस्ट्री के हिसाब से कराएंगे, हाई प्रोफाइल इंडस्ट्री। केरला में अलग कराएंगे, केरला में तो बहुत ज्यादा उनका इन्वायरमेंट है, उनका कैसे टूरिज्म देखना है, जो ग्रीन टूरिज्म हो। तो कहीं ना कहीं चीजें होमोजेनाइज करके आप एक थॉट को दूसरे पे इम्पोज करते हैं। मानिए अगर सारा पॉलिसी जितने भी बन रहे हैं दिल्ली से बन रहा है, तो दिल्ली वाले इम्पोज करेंगे ना आप पे सारा का सारा, वहां से सारा पेपर बनेगा। तो ये इस पक्ष में है कि जो नेट का एग्जामिनेशन है वो तो आप जूनियर रिसर्च लेवल के लिए रखिए फेलोशिप प्रोग्राम, लेकिन अगर पीएचडी का करवाना है तो यूनिवर्सिटी को ऑटोनॉमी दीजिए। आप नेट का एग्जाम लीजिए, लेकिन उसके बाद आप दीजिए कि रिटन एग्जामिनेशन वो करवा ले यूनिवर्सिटी लेवल पे, वो अपना प्रोजेक्ट दें कि आप इस पे प्रोजेक्ट लेके आइए, या आप जो प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं पहले वो देखें, उसके बाद वो सबमिट करें। लेकिन इस आर्टिकल में इन्होंने तो इस चीज का सपोर्ट किया, लेकिन इसका बहुत ज्यादा विरोध भी है। विरोध ये है कि आप हर यूनिवर्सिटी का आप अपना लगा दे वो करवा दे रहे हैं, फिर उसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाता है कि जो वहाँ के प्रोफेसर हैं, उनके जानने वाले हैं, उनका वो लगते हैं करने। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से करप्शन का जो चांसेज है वो बढ़ने लगेगा। आप ऑटोनॉमी के नाम पे आप एक तरीके से जिसके पास लिंक होगा वो पीएचडी कर लेगा, और जिसके पास लिंक नहीं होगा वो अच्छा होके भी वो नहीं कर पाएगा। तो जो इस आर्टिकल के विरोध में चीजें बोली जाती है वो बोली जाती है कि देखिए आप इसके मतलब ज्यादा ऑटोनॉमी देने से अच्छा है कि आप रिटन एग्जामिनेशन करवा लीजिए। जैसे यूपीएससी अपना मेंस का एग्जामिनेशन करवाता है, पूरा रिटन पूरे पेपर होते हैं, उस तरीके का आप इसमें भी पेपर करा लीजिए। तो ये इसका हमेशा सोल्यूशन दिया जाता है। तो इसके प्रॉस भी हैं, कॉन्स भी हैं। ओके, जैसे यहाँ पे इन्होंने कहा कि रिसर्च प्रपोजल इंटरव्यू एंड द डिसिप्लिन स्पेसिफिक टेस्ट जो होता है वो फिर से स्टार्ट करना चाहिए। पर्सनल इंटरव्यू से भी चीजें पता चलती हैं।
पर्सनल इंटरव्यू का कहीं ना कहीं निगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। आप देखेंगे जैसे यूपीएससी को अगर छोड़ दें, स्टेट लेवल पे काफी करप्शन होता है, वहाँ पे आपको जाना है, आपको भी लिंक लगाना पड़ता है। स्टेट पीसीएस का भी हालत बीच में खराब था। बहुत रेयर केस में होता है कि उसमें भी आपको मतलब एकदम फ्री वो कर दें, मतलब कि आपका हो जाए। लास्ट स्टेज पे होता है जहाँ पे भी आप ये सब चीजें करेंगे तो चीजें आ जाती हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम द दिस न्यूज आर्टिकल। ऐसे चल रहा है कि नहीं चल रहा है? नहीं चल रहा है, ओके। आज इसलिए मैं जल्दी जल्दी क्लास ये अभी वाइंड अप करूंगा। जो भी मेन मेन न्यूज है आई विल बी डिस्कस। एक न्यूज काफी इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ा सा लेंदी है, उसको करेंगे। जो दूसरा न्यूज है वो है कि जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन हुआ है, टर्नआउट काफी अच्छा है। जो वोटर टर्नआउट है नियर अबाउट 63% है, जो नॉर्मल होता है इंडिया में। जो नॉर्मल टर्नआउट यही चलता है, 65 से 72 74 यही है। जम्मू एंड कश्मीर का हालत बहुत खराब था, बीच में वो 30 40 कभी कभी 20 तक जा रहा था। तो ये अच्छा रिस्पॉन्स है कि अगर है कुछ 1987 के बाद कंटिन्यूअसली जो टर्नआउट था, क्योंकि 87 में थोड़ा सा रिगिंग कुछ हुआ था कि नहीं हुआ था, लोग आरोप लगाए थे जब राजीव गांधी थे। तो उसके बाद से काफी वहां पे मिलिटेंसी बढ़ गई थी। मिलिटेंसी के बाद बायकॉट स्टार्ट हो गया था, लेकिन अभी बीच में फिर इलेक्शन ही रोक दिया। तो अब इलेक्शन हो रहा है तो हो सकता है इंथुजियास्ट हो कि ठीक है इलेक्शन हो रहा है तो वो दे ले। तो एक तरीके से ये पॉजिटिव साइन है, यही इन्होंने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है कि वियतनाम एंड चाइना एंड वियतनाम रेड डिप्लोमेसी। वियतनाम कहाँ पे, एक बार मैप ओपन कीजिए। वियतनाम को इंडो चाइना कहते हैं, क्योंकि इंडियन ओशियन एंड चाइना के बीच में है। ये वियतनाम है, ये वाली हनोई इसका कैपिटल। और यहाँ पे इंडियन ओशियन है और यहाँ पे चाइनीज मेनलैंड है। तो इसके बीच का जो एरिया है दैट इज द इंडो चाइना। यहाँ पे फ्रांस की कॉलोनी थी, फ्रेंच कॉलोनी थी यहाँ पे। ठीक है, काफी यहाँ पे लड़ाई लड़े थे लोग बीच में। यहाँ पे कोल्ड वॉर जब स्टार्ट हुआ था तो उसका एक तरीके से फोकल पॉइंट था, यूएस सपोर्ट कर रहा था। अ, वियतनाम को ही दो पार्ट में बांट दिया था। एक जो पार्ट था उसका जो लीडर था वो यूएस कैंप में था, और दूसरा जो साउथ वियतनाम थे उनके जो लीडर थे वो रसन यूएसएसआर वाले कैंप में थे। तो इसको लेके काफी बाद में इन लोगों ने अंत में फ्रेंच को छोड़ के जाना पड़ा, काफी चाइना को भी जाना पड़ा। जॉन एफ कैनेडी के बीच में हत्या हो गई थी इसी सब चक्कर में, इस वॉर के चक्कर में। और यूएस का काफी मतलब एक तरीके से काफी क्रिटिसिज्म हुआ था। वो ये भी माना जाता है कि वियतनाम वॉर के कारण ही जो हेजेमनी ऑफ यूएस था थोड़ा सा डिक्लाइन किया था, क्योंकि यहाँ पे यूएस हार के गया था। जैसे अभी देखे हैं कि अफगानिस्तान में वापस जाना पड़ा, लास्ट में तालिबान ने कैप्चर कर ही लिया। सेम हाल यहाँ पे भी था। अंत में जिसके विरोध में थे साउथ वियतनाम के, साउथ वियतनाम ने कैप्चर कर लिया। और साउथ वियतनाम अंडर द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द वियतनाम उन्होंने लीड किया। तो अभी का जो ये कॉन्टेक्स्ट है, मैं तो एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बना रहा हूँ। अभी जो है कि वियतनाम के जो लीडर हैं वो गए हैं चाइना में, और चाइना और वियतनाम की पॉलिटी सेम ही है, दोनों में कम्युनिस्ट पार्टी की डोमिनेंस है और वही रूल करते हैं। लेकिन बीच में थोड़ा सा चीजें इसलिए बदल गई थी क्योंकि चाइना जो साउथ चाइना सी का एरिया है, ये पूरे एरिया पे चाइना क्लेम कर रहा था, और इसी एरिया में सारे लोग कोस्टल एरिया आता है। तो जो होता है ना आपका टेरिटोरी एंड आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये सब पे राइट मिलता है। अब चाइना कह रहा था इस पे किसी का राइट नहीं होगा, ये सब मेरा है। अब यहाँ पे देखिए कंट्रीज है, इनके भी टेरिटोरियल राइट है। अब ये सब अगेंस्ट में थे किस नसी को, वो अपना इनलैंड मान रहा था। चाइना ये कहता है कि वो सबका सब मेरा है, इसको एक तरीके से पर्सनल एक कंट्री का दिया जाए। नॉर्मल सी जो होता है दैट इज द पब्लिक प्रॉपर्टी, कॉमन प्रॉपर्टी है ना, ग्लोबल में कोई भी इसका यूज कर सकता है। तो इसको लेके वियतनाम थोड़ा सा यूएस के तरफ शिफ्ट हो रहा था। पॉलिटी तो इनका कम्युनिस्ट है, लेकिन ड्यू टू द यहाँ पे जो टसल हो रहा था ना चाइना से, फिलीपींस और जितने भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज थे वो कहीं ना कहीं चाइना से एक तरीके से डिस्टेंस मेंशन कर रहे थे। लेकिन नेचुरल रूप से चाइना और ये यूएस एंड वियतनाम का नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ की जो गवर्नमेंट है नेचुरल रूप से कम्युनिस्ट है। अब डिस्पाइट इट वाज शिफ्टिंग टुवर्ड द यूएस, बट द स्टिल यूएस वाज द क्रिटिकल ऑफ द पॉलिटी ऑफ द वियतनाम। तो इसलिए अभी का जो देखा जा रहा है कि अभी गए ये वहां पे यहाँ के जो प्रेसिडेंट है ही इज विजिटिंग टू द चाइना। तो वहां पे है कि क्लोजनेस जो
यूएस से है वो अब ब्रेक होगी, क्योंकि अब उनको लगेगा कि वहां पे ही ट्रेनिंग दे, चाइना भी तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन देगा। तो ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं दिस इज नॉट ए गुड साइन फॉर द साउथ ईस्ट जो एशिया है वहां पे, और जो यूएस का, इंडिया को भी फायदा हो रहा था, जो साउथ चाइना सी में चाइना अति कर रहा था, तो कुछ जो यहाँ के पोर्ट थे, यहाँ का जो एक ऑफ वो होता है जो हाई सी पे कुछ रिजर्व होते हैं, ऑयल रिजर्व, तो वियतनाम के पास कैपेसिटी नहीं था। तो इंडिया का जो ये विदेश खनिज गवर्नमेंट का पब्लिक सेक्टर बॉडी है, पीएसयू होता है ना गवर्नमेंट जिसपे पब्लिक सेक्टर यूनिट, ठीक है, वहां पे वियतनाम ने दिया था। तो कहीं ना कहीं इंडिया के भी तरफ से एक ये था कि पॉजिटिव ये मूव था, और इंडिया का ब्रह्मोस को खरीदने के लिए वियतनाम से प्रपोजल था। तो इंडिया बेचने पहली बार बेच रहा था मिसाइल इस लेवल पे, तो ये सब साइन इंडिया के लिए सही था। लेकिन जो मूव यहाँ पे जा रहे हैं, चाइना के साथ अब क्लोजनेस है, तो इंडिया का रोल या यूएस का रोल कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। ओके, तो आपको ये समझना है कि पॉलिटी क्या है वियतनाम का, चाइना और यूएस का क्या रिलेशन है, और अभी भी फिलीपींस के साथ जो डिस्प्यूट चल रहा है चाइना का, वो कंटिन्यूअस है। यूएस फिलीपींस ऑलवेज हैज बीन द कैपिटलिस्ट पॉलिटी, तो उसका तो नेचुरल रूप से यूएस से वो होता है, लेकिन वियतनाम का हमेशा से कम्युनिस्ट पॉलिटी रही है। समझ में आ रहा है ना, कम्युनिस्ट पॉलिटी का मतलब सिर्फ एक पार्टी होगी और उसी पार्टी का डोमिनेंस होगा। ऐसा जैसे इंडिया में है 10 पार्टियां लड़ती हैं, आप हटा सकते हैं कभी, वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी को हटा के कम्युनिस्ट पार्टी ही लाएंगे। तो अदर पार्टी तो कहीं ना कहीं उसको ऑथोरिटेरियन टाइप का गवर्नमेंट कहा जाता है, और ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट होती है तो ये होती है कि जो हमारा सिटीजन्स का राइट होता है, राइट टू स्पीच, कुछ भी नहीं बोल सकते इंडिया में, तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, वहाँ पे आप कुछ भी बोलिए तुरंत पुलिस अरेस्ट करके लेके जाएगी, डिटेंशन कैंप होते हैं उसमें रखती है। तो ये सब जितने भी ह्यूमन राइट्स हैं वहाँ पे वायलेशन काफी ज्यादा होता है, और यूएस इसका विरोध करता है। यही सब चीजें यहाँ पे टोटल डिस्कशन है। ओके, यहाँ पे ये दो लीडर्स का नाम दिया है, माओ जेडोंग एंड द हो ची मिन। हो ची मिन जो फ्रीडम फाइटर थे वियतनाम के अगेंस्ट द फ्रांस जो कॉलोनी थी, जैसे अपने इंडिया के भगत सिंह, वहाँ के हो मी चिन है, हो ची मिन। और माओ जेडोंग को तो सबको पता होगा, माओ जेडोंग वाज द लीडर ऑफ द, जब वहाँ पे चाइना में लड़ रहे थे अगेंस्ट द कैपिटलिस्ट कैप्चर, तो उसके जो लीडर थे माओ जेडोंग थे, और बाद में भी माओ जेडोंग का कंटिन्यूअसली रूल रहा है। माओ के नाम पे ही माओइज्म है, जो हम लोग माओवादी पढ़ते हैं ना, एक दिन हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, याद है क्या पढ़ा था? माओइज्म, नक्सलिज्म। माओइज्म इज ए आइडियोलॉजी, जैसे नक्सलिज्म माओइज्म ये दोनों सेम है। माओइज्म इसलिए कहा जाता है कि जैसे जो लेफ्टिस्ट ये आइडियोलॉजी होती है, जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी होती है, वो कहती है कि जहां पे भी कैपिटलिस्ट कैप्चर रहेगा, जैसे कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन रहेगा, कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन का मतलब कि कोई जो इंडस्ट्री है या कोई भी लैंड है, वहां पे एक प्राइवेट आदमी का ओनरशिप रहेगा। कम्युनिस्ट कहते हैं कि यहाँ पे कम्युनिटी का ओनर रहेगा, कम्युनिटी सब लोग मिलके काम करेंगे, और जो प्रोडक्शन होगा वो आपस में बांट लेंगे। कम्युनिस्ट यही बोलते हैं। कैपिटलिस्ट ये कहते हैं कि लैंड किसी का है, प्राइवेट ओनर ले लेगा, प्राइवेट ओनर वर्कर्स को रखेगा, उसको वेच देगा, और जो बाद में जो भी बेनिफिट होगा वो खुद ले लेगा। ऐसा है प्राइवेट ओनरशिप। अब दोनों के अलग अलग फायदे हैं, अलग अलग नुकसान है। जो यूएस है वो कैपिटलिस्ट मोड ऑफ आइडियोलॉजी को फॉलो करता है, वो हमेशा प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट करता है। लेकिन जो यूएसएसआर है, रसा जो अभी है, चाइना है, वियतनाम है, ये लोग कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। लेकिन अभी कम्युनिस्ट पूरी तरीके से नहीं है, ये तो बहुत एक थ्योरेटिकल चीज है कि कम्युनिटी ओन करेगी, ये पॉसिबल नहीं है। तो कम्युनिटी हटा के इन्होंने क्या कहा कि स्टेट कम्युनिटी के जगह पे ओन करेगा। जैसे स्टेट जो गवर्नमेंट के ही को ही स्टेट का एक पार्ट माना जाता है। अब जैसे इंडिया में स्टेट कैसे रेलवे को ओन करता है, इंडिया में ये गवर्नमेंट इसरो को ओन करता है जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा जो ये एटॉमिक एनर्जी का है उसको करता है। यूएस में सब कुछ, यूएस में कुछ भी गवर्नमेंट ओन नहीं करता है, गवर्नमेंट सिर्फ गवर्न करता है कि चीजें कैसे लॉ बनाएगा, लॉ इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं। रेलवे का बोगी बनाना है या कोच बनाना है या उसका पटरी बनाना है या एनीथिंग, वहाँ का रेलवे स्टेशन बनाना है, वो प्राइवेट हमेशा बनाता है। गवर्नमेंट हमेशा लॉ बनाएगा कि इस तरीके से बनेगा, ये सब चीजें होनी चाहिए, इसमें कमी होगी तो ये पेनाल्टी होगी, ये सब चीजें इंप्लीमेंट करता है।
लेकिन जो कम्युनिस्ट स्टेट होते हैं वहां पे गवर्नमेंट खुद ही ओन करेगा, खुद ही बनाएगा, दूसरे को अपने के अंडर में वर्कर रखे। दिस इज द मोड ऑफ प्रोडक्शन। दो आइडियोलॉजी है। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी जो मेन इसके थिंकर हैं वो मार्क्स हैं। कार्ल मार्क्स ने कम्युनिज्म का प्रिंसिपल दिया था। उन्होंने कहा था कि जो प्राइवेट मोड ऑफ प्रोडक्शन है, जो ओनरशिप ऑफ द प्राइवेट प्लेयर है, ऐसे मोड ऑफ प्रोडक्शन में जो ओनर होगा वो हमेशा बेनिफिट चाहेगा। और अगर आप कोई फैक्ट्री बनाते हैं यहाँ पे, और फैक्ट्री में क्या होगा, आप ओनर हैं, आप मालिक हैं, तो क्या करेंगे, आप वर्कर को रखेंगे और आप रॉ मटेरियल खरीदेंगे, और उसके बाद जो रॉ मटेरियल खरीद के वर्कर्स बनाएगा वही आप बेचेंगे। जो बिकेगा और जो आपका वर्कर्स का प्लस मटेरियल जो खरीदा है उसको प्लस करेंगे, और जो आपने बेचा है उसको माइनस करेंगे, वही आपका बेनिफिट होगा, वही ओनर के पास आएगा। अब ये ओनर्स को अपना प्रॉफिट बचाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है कि वर्कर्स का वेज लो रखा जाए, यही है ना। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वर्कर्स का वेज लो रखेगा और अपनी ग्रीड के अंडर में इस तरीके से लो रखेगा कि एक तरीके से वर्कर्स को सिर्फ इतना ही पैसा देगा कि वो खा पी के फिर से दूसरे दिन वापस आए। और ऐसे में मार्क्स कह रहे हैं कि एक्सप्लॉयटेशन होगा और जो ओनर है वो रिच पे रिच होते जाएगा। जो अभी आप डिफरेंट इकोनॉमी में इनइक्वालिटी देख रहे हैं इसीलिए है ना, कि जो रिच है वो रिच होते जा रहा है, जो पुअर है वो पुअर होते जा रहा है। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स ने कहा कि एक दिन अपने आप ही वर्कर्स को पता चलेगा कि उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, वो सब मिलके ओनर के खिलाफ रिवॉल्यूशन करेंगे, उसमें वायलेंस भी हो सकता है, और सारी जितनी भी कंपनीज है, लैंड है, सबको वो कैप्चर कर लेंगे और सारे वर्कर्स कम्युनिटी के रूप में प्रोड्यूस करेंगे, और जो आउटपुट आएगा उसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये बहुत ही एक तरीके से आइडियोलॉजिकल एक आइडियल थ्योरी है जो जनरली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतना नहीं है कि आप बड़े लेवल पे चीजों को इतने अच्छे से आसानी से ऑर्गेनाइज करेंगे। अलग अलग आदमी की अलग अलग स्किल होती है, तो वो अपना अलग अलग वेज चाहेगा ना। तो दैट इज द थिंग, वो बहुत कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन आइडियल आइडियल जो थ्योरी है उन्होंने दे दिया। पॉसिबल नहीं था, उन्होंने 1860 के आसपास ये थ्योरी दिया था, पर ये हो नहीं पा रहा था। 30-40 साल चले गए, इन्होंने कहा जल्दी ही आने वाला है। यूके में सब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ रहा था, इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही थी, यूएस में आ रहा था, पूरा यूरोप में आ गया, फिर नहीं आया। तब लेनिन 1915 से 20 के बीच में रशिया में आए और रशियन रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, तो उन्होंने थोड़ा सा थ्योरी को बदल दिया। उन्होंने कहा कि वर्कर्स को अपने आप नहीं पता चलेगा कि उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उसके लिए कोई एक संस्था होनी चाहिए, और वो होगी कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी को उन्होंने कहा कि जो इंटेलेक्चुअल लोग होंगे वो कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन करेंगे और वो वर्कर्स को बताएंगे कि कैसे एक्सप्लॉयटेशन होगा, और तब वो लोग आपस में मिलकर उसके खिलाफ विद्रोह करेंगे, रिबेल करेंगे, और तब आके कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आएगी, तब कम्युनिस्ट सोसाइटी बनेगी। तो उन्होंने जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में बोला था, अभी मार्क्स ने कहा था सिर्फ वर्कर्स को अपने अंडर में लेते थे, कि जो वर्कर्स है वो असली में एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। वो फार्मर्स को नहीं लेते थे। फार्मर्स का ये मानना था कि फार्मर्स के पास तो लैंड है, वो तो खुद ओनर है। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन लैंड भी तो है, जैसे फैक्ट्री मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड भी तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है। तो अब ये जो मार्क्स है वो नहीं मान रहे थे। मार्क्स जर्मनी में रहे, यूके को देखा, तो उनको नहीं पता था कि एग्रीकल्चर में भी चीजें हो सकती है। उनको लगता था सारा एक्सप्लॉयटेशन ये फैक्ट्री से होता है, क्योंकि उस समय इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो गया था पूरे यूरोप में, तो फैक्ट्रीज और जो इंडस्ट्री था उसका डोमिनेंस था। लेकिन जो ये डेवलपिंग कंट्रीज जैसे हैं, एग्रीरियन कंट्रीज सच एज द इंडिया, रशिया, वहाँ पे तो बड़े बड़े लैंड पे तो खेती हो रही थी, इंडस्ट्री आई नहीं थी। चाइना पूरा भी 1900 की जो 19 की स्टार्टिंग में, 19 ईस्वी की स्टार्टिंग में वहाँ पे मैक्सिमम फार्मिंग ही था। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन सब एरिया में बहुत लेट से आया है। तो अभी लेनिन ने बोला कि कम्युनिस्ट पार्टी को लाना पड़ेगा, ठीक है, तो ये डिफरेंस लाया। मार्क्स ने ये नहीं बोला था, मार्क्स ने बोला था खुद वर्कर्स को पता चलेगा, ठीक है। लेनिन ने कहा है कि इनको बताने के लिए एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, कम्युनिस्ट पार्टी आएगी, ठीक है। वो अभी भी रसा में तभी इंडस्ट्रियलाइजेशन था, तो रसा में भी अभी भी वर्कर्स को ही वो ले रहे थे, प्रोलिटारिएट, जिनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। लेकिन चाइना का कंडीशन अलग था। चाइना में डोमिनेंस जो था 80% से ज्यादा फार्मर्स थे और उनके खेतों में जो काम कर रहे थे। तो माओ ने थोड़ा चीजों को बदल दिया। उन्होंने कहा जो फार्मर्स हैं, जिनके पास छोटे छोटे लैंड है, उनको भी माना जाएगा कि वर्कर्स हैं, उनका भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ये इंडस्ट्री ही कर रही है डिफरेंट तरीके से, माइनिंग करके, उनका लैंड कब्जा करके, ठीक है। तो माओ ने जो बदला कि नहीं, इसमें फार्मर्स भी होंगे, छोटे छोटे जो एग्रीकल्चर जो फार्मर्स हैं वो भी होंगे। इस आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले को हम माओइस्ट कहते हैं, माओइज्म। जैसे जो मार्क्स करा उसको मार्क्सिज्म कहते हैं,
मार्क्स के बाद लेनिनिज्म कहते हैं, उसके बाद हम जो माओ आए उसको माओइज्म कहते हैं। इंडिया में क्योंकि फार्मिंग कम्युनिटी ज्यादा था, एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा हो रहा था, तो इंडिया में जो कम्युनिस्ट तरीके का वायलेंस आया या जो डिमांड आया, ग्रुपिंग आया, वो माओ को फॉलो करने आया। इसीलिए इंडियन जो ये कम्युनिस्ट जितने भी रिवोल्यूशनरी या रिबेल करते हैं, जितने भी ग्रुप है, वो अपने आप को माओइस्ट कहते हैं। क्लियर हो रहा है माओइस्ट कहाँ से आया? माओवादी, हिंदी में इनको माओवादी कहते हैं। क्लियर हो रहा है? माओवादी को ही नक्सलाइट भी कहते हैं। नक्सलाइट इसलिए होता है कि इंडिया में जो पहला विद्रोह हुआ था फॉर द मार्क्सिज्म, फॉर द दिस ऑल दिस कम्युनिस्ट टाइप ऑफ द सोसाइटी, वो एक नक्सलवादी विलेज है वेस्ट बंगाल में, वहां पे हुआ था। नक्सलबारी वेस्ट में विलेज है, वहीं पे पहली बार एक चारू मजूमदार, वहाँ के एक छोटे मोटे जमींदार थे, उनके अंदर ये आइडियोलॉजी का काफी इम्पैक्ट आया। उन्होंने अपना लैंड लेके बांट दिया, वो छोटे मोटे जमींदार थे, अपने पिता का लैंड लेके गरीबों में बांट दिया। फिर उन्होंने और भी जमींदारों से जो आसपास के गांव के थे कहा कि अपना जमीन दो और बांटो, नहीं तो हम उसको छीन लेंगे। लोगों ने नहीं बांटा, फिर गोली मार के सारी जमीन छीन के वहां से स्टार्ट किया। मतलब जो वायलेंस स्टार्ट हुआ वो नक्सलवादी एरिया से स्टार्ट हुआ, इसीलिए इसको नक्सलिज्म और द नक्सलाइट मूवमेंट कहते हैं। क्लियर हो रहा है? तो इंडिया में जो है वो नक्सलाइट मूवमेंट है, और ये चीजें हैं। तो इंडिया का नक्सलाइट मूवमेंट दो तरीके से है। एक डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किए हुए हैं, जो कम्युनिस्ट पार्टी पॉलिटिकल पार्टी मिलकर करते हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं, हम सब कुछ डेमोक्रेसी को फॉलो करेंगे, और बस हम चाहते हैं कि ऐसे पॉलिसी हम लाएंगे जो वर्कर्स एंड फार्मर्स के सपोर्टर हैं। तो वो लोग पॉलिटिकल पार्टी बन के लड़ते हैं। और जो कहते हैं नहीं, पॉलिटिकल पार्टी बन के रिवोल्यूशन नहीं आ सकता है, तो वो अपना टेररिस्ट और ये माओइस्ट ग्रुप बना के लड़ ले। तो उसको गवर्नमेंट बैन की हुई है, सबको डिक्लेयर की है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो वही हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में अक्सर आप लोग पढ़ते होंगे कि दंतेवाड़ा में ये सब न्यूज आते रहता है। तो ये सब वही ग्रुप है जो अपने आप को रिबेल करके अपने बंदूक के दम पे सत्ता में आना चाहते हैं। ठीक है? और जो पॉलिटिकल पार्टी बना के आना चाहते हैं, जैसे कि केरला में कम्युनिस्ट पार्टी है, बहुत दिन तक वेस्ट बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी थी, अभी ममता बनर्जी की है, उसके पहले कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, त्रिपुरा में थी 5 साल पहले, अभी बीजेपी ने कम्युनिस्ट पार्टी को हरा के अपने पावर में आया। क्लियर हो रहा है? ये यूपी में नहीं है अभी। यूपी में वही जो है सेंट्रल लेवल पे वही दोनों लड़ते हैं। लड़ते तो हैं किसी 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 स्टेट में, जैसे अभी कांग्रेस के साथ उनका वो था, अलायंस था, जो हाँ, इंडिया इंडिया अलायंस में वो थे। ठीक है? क्लियर हो रहा है? ये वियतनाम का क्या है, क्या वहां पे चल रहा है, दिस इज ऑल अबाउट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी न्यूज में है, व्हाट स्पेशल स्टेटस इज द लद्दाख सीकिंग। लद्दाख के वांगचुक, क्या नाम है इनका, वांगचुक इस समय पदयात्रा पे हैं। सोनम वांगचुक, इन्हीं के नाम पे थ्री इडियट पिक्चर भी बना था। ये एक टीचर है, नए तरीके का स्कूल चला रहे थे। तो अब लद्दाख का डिमांड है कि हमें स्पेशल स्टेटस दे दिया जाए। ठीक है? स्पेशल स्टेटस होता है, जैसे कि इंडिया को एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म कहा जाता है। दो तरीके का फेडरलिज्म होता है, एक होता है सिमेट्रिकल फेडरलिज्म, एक होता है एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म। जैसे एसिमेट्रिकल एंड सिमेट्रिकल फेडरलिज्म। ठीक है? पहले एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म और सिमेट्रिकल फेडरलिज्म से पहले मैं ये बताऊंगा व्हाट इज द फेडरलिज्म। क्या है फेडरलिज्म? मूवमेंट तो नहीं है, आप लोग बताइए, आप लोग तो क्लास की हैं। फेडरलिज्म नॉर्मल सी बात है, डिफरेंट लेयर ऑफ द गवर्नमेंट होता है। एक मोदी जी का यूनियन लेवल पे गवर्नमेंट है, उनके पास पावर है। दूसरा स्टेट लेवल पे है, योगी जी के पास पावर है। और तीसरा हम लोकल गवर्नेंस के पास जाते हैं, जो हमारे ग्राम पंचायत ये सब होते हैं। तो फेडरलिज्म का मतलब होता है कि जो पावर होगा, पावर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा एट द डिफरेंट लेवल ऑफ द पॉलिटी, जैसे यूनियन लेवल, स्टेट लेवल और द लोकल ग्राम पंचायत एंड द लोकल अर्बन लेवल पे होता है। दिस इज द फेडरलिज्म। अब सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल, आप इसी से जानिए कि सिमेट्रिकल का मतलब कि जितने भी यूनिट्स को पावर दिया जाए सेम दिया जाए तो सिमेट्रिकल हो जाएगा। यूपी के पास उतना ही पावर हो जितना बिहार के पास हो, जितना तमिलनाडु के पास हो, केरला के पास हो। सिमेट्रिकल फेडरलिज्म नॉर्मली यूएस एंड कनाडा में पाया जाता है, क्योंकि वहाँ की सोसाइटी इक्वल है, मोर और लेस इक्वल, देयर इज उतना डिफरेंस नहीं है। और रीजनल बेसिस पे डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस भी है, वहाँ पे ब्लैक्स हैं, वुमेन्स हैं, तो वो हर जगह है।
ब्लैक्स ऐसा नहीं है कि इसी एरिया में, तो इसलिए वहां पे पावर सेम दिया गया है। लेकिन इंडिया में क्या है, रीजनल लेवल पे डिफरेंस है। ट्राइबल एरिया किसी स्टेट में पूरा डोमिनेंस करता है, तो किसी एरिया में एससीज का पॉपुलेशन ज्यादा है, किसी एरिया में पहाड़ी एरिया है जहां अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। तो अलग अलग स्टेट की नीड है, इसीलिए अलग अलग हमने पावर दे के रखा है। ट्राइबल एरिया को अलग पावर दे रखा है, तो इसलिए किसी किसी स्टेट को हमने बहुत ज्यादा पावर दे के रखा है। अभी आपने देखा होगा कि जम्मू एंड कश्मीर को हमने इतना पावर देके रखा था कि उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बना के रखा था। उनको इतना पावर हमने दिया था कि दे हैव देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी हमने रिपील किया 2019 में। ऐसे हम देखेंगे कि नागालैंड, आप मणिपुर, इस सब एरिया में ऐसे ऐसे एरिया है जहाँ पे आपको अंदर जाने के लिए इनर लाइन परमिट की जरूरत होती है। कि आपको नागालैंड में जाना है तो आपको एक परमिट लेनी पड़ती है, 15 दिन 20 दिन जो भी है, आपको बताना पड़ेगा क्यों आ रहे हैं, कब जाएंगे, तब आपकी एंट्री मिलेगी। तो उनके पास इतना ज्यादा पावर है। तो इसीलिए अलग अलग स्टेट का एज पर देयर नीड दे हैव द डिफरेंट पावर्स। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में ही डिफाइन है। कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग पावर देने के लिए एक सेपरेट पार्ट बना के रखा है। इस पार्ट को कहते हैं 6th शेड्यूल एंड द 5th शेड्यूल। 6th शेड्यूल एंड द 5th शेड्यूल। 6th शेड्यूल एंड 5th शेड्यूल में थोड़ा सा डिवीजन इसलिए किया गया है, जैसे कुछ जो ट्राइबल एरिया उनका बहुत ही यूनिक नेचर है। जितने भी इंडिया में ट्राइबल रीजन है उनको हमने 5th शेड्यूल में रखा है। लेकिन कुछ स्पेशल एरिया जो 4 स्टेट्स, खासकर असम, असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, 4 हो गए। ठीक है, इन 4 स्टेट्स में दे हैव द वेरी स्पेशल प्रोविजन और इनको 6th शेड्यूल में रखा गया है। कहीं ना कहीं ये 4 स्टेट का नाम भी दिया होगा, अभी कहीं मिलेगा वो। ठीक है, क्लियर हो रहा है कि पहली बात की ये जानना है कि हम ऑलरेडी जो ट्राइबल पीपल है या शेड्यूल्ड कास्ट के पीपल हैं, फॉर देम, खासकर ट्राइबल पीपल के लिए एक अलग हमने प्रोविजन बना के रखा है कि उनको गवर्न करने का अलग तरीका होगा। क्योंकि ट्राइबल पीपल हमेशा से जो मेन लैंड के पीपल हैं उनसे उनकी नीड बहुत अलग रही है। वो जंगलों पर आधारित रहे हैं, उनका ज्यादा प्रॉपर्टी या ज्यादा उनका शॉप, ये सब चीजों में ट्रेड में पार्टिसिपेशन नहीं रहा है। उनका नॉर्मल क्या रहा है कि हंटिंग, गैदरिंग और छोटे लेवल पे एग्रीकल्चर, कम्युनिटी लेवल पे एग्रीकल्चर। जो कम्युनिस्ट हम लोग कह रहे हैं, असली लेवल पे ये ट्राइबल पीपल हैं, ये वही जीते हैं, क्योंकि उनका कम्युनिटी ओनरशिप होता है और कम्युनिटी लेवल पे प्रोड्यूस करते हैं, आपस में बांट के खाते हैं, बस उतना ही उनकी नीड होती है। वो कभी इंटरेक्ट ही नहीं किए हैं, मुगल्स के टाइम में हो या ब्रिटिश के टाइम में। ठीक है, लेकिन अब ब्रिटिश आए, देखिए मुगल तक तो ट्राइबल पीपल का कोई इंटरेक्शन नहीं था। मुगल को ये था कि बस उनका रास्ता जो है उस पर ट्राइबल अटैक ना करे, उतना ही था। वो नहीं चाहते थे कि गवर्न करें, वो गवर्न होना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि ट्राइबल हैव देयर ओन कल्चर, ओन कस्टम। वो क्या, उनके भगवान अलग हैं, उनके मतलब फेस्टिवल बहुत अलग तरीके से मनाए जाते हैं, तो बहुत अलग है। ठीक है, तो मुगल्स ने कभी उनको कंट्रोल करने की कोशिश ही नहीं की। वो हमेशा जो अर्बन एरिया है या विलेज एरिया, मैक्सिमम यहीं तक अपने आप को सीमित रखते थे। लेकिन अब ब्रिटिशर्स आए, उनको खेतों की जरूरत, उनको ये पेड़ के जो लॉक्स हैं उनकी जरूरत पड़ी, क्योंकि वो रेलवे का बना रहे थे, रेलवे लाइंस, और वहां पे वो लॉक्स की जरूरत थी। तो वो जंगलों में पहुंच गए काटने के लिए, ज्यादा से ज्यादा उनको पेड़ की जरूरत हुई जो स्ट्रॉन्ग, जिनके ये हो लॉक्स। ओके, दूसरी चीज ये थी कि अब ब्रिटिशर्स मैक्सिमम एक्सप्लॉयटेशन करना चाहते थे, तो उनको माइनिंग भी पता चलने लगी और उनको था कि मैक्सिमम रिवेन्यू लिया जाए। तो जो ट्राइबल पीपल थे वो इधर से कभी उधर गैदरिंग कर रहे हैं, कभी वो किसी जंगल के एरिया में है, उनका मन आया तो वो अपना शिफ्ट करते रहते थे। उनका एक सेटलमेंट, एक परमानेंट सेटलमेंट का लाइफ नहीं था ट्राइबल्स का। अब ब्रिटिशर्स थे कि जब तक कोई परमानेंट नहीं रहेगा उसके घर पे जाके कैसे टैक्स कलेक्ट करेंगे, होना चाहिए ना, आज यहाँ पे है कल को गए कहीं और है, उससे कैसे उसका लेखा जोखा रखेंगे, नहीं है ना, वो लैंड लॉर्ड करते थे। तो इन्होंने पहली बार लॉ लाना स्टार्ट किया, और जो उनके कस्टम, उनके रहने का तरीका, कि एक तरफ आपको परमानेंट सेटलमेंट करना पड़ेगा, आप मूव नहीं कर सकते, ये सब रिस्ट्रिक्शन फॉरेस्ट एरिया में लगाना स्टार्ट किए। ठीक है, तभी आप देखिएगा कि जब ये रिस्ट्रिक्शन स्टार्ट हुए उसी टाइम पे विद्रोह भी होना स्टार्ट हुआ। जो मैक्सिमम ट्राइबल रिबेलियन है, जैसे यहाँ पे 4 रिबेलियन का नाम दिया है। कोल रिबेलियन हुआ था 1831-32 में, संथाल रिबेलियन 1885 में, मुंडा रिबेलियन 1899, और बाद में बस्तर रिबेलियंस हुआ था। ये सब रिबेलियन का मेन रीजन यही था कि इंटरफेरेंस बाय द ब्रिटिशर्स इनटू द, उनका जो कस्टम था, उनका लॉ था, उनका प्रोफेशन था, उसमें ये कहीं ना कहीं वो इंटरफेयर कर रहे थे। ये चारों रिबेलियन काफी इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा, प्रीलिम्स में ये डेट के साथ पूछ सकता है कि मैचिंग कराने के लिए 4
अब ब्रिटिशर्स को ये लगने लगा कि जब रिबेलियन ये होने लगा तो उनको लगा कि जब हम लोग इंटरफेयर कर रहे हैं उनके एरिया में, इसीलिए ये रिबेल हो रहा है। तो उनको ये समझ में आ गया कि हमें जो नॉर्मल लॉ है वो हम लॉ इन ट्राइबल एरिया में नहीं लगा सकते हैं। तो उन्होंने एक्सक्लूडेड एंड द पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया का उन्होंने कॉन्सेप्ट लाया है। एक लाया कि एक्सक्लूडेड, जो ट्राइबल एरिया बहुत ज्यादा पिछड़े थे, जो थोड़ा भी इंटरेक्ट नहीं करना चाहते थे, उन एरिया को इन्होंने टोटली एक्सक्लूडेड में रखा। और जो ऐसा लगता था कि बीच में आ गए, खेती वेती कर रहे हैं, बगल वाले गांव से उनका इंटरेक्शन है, आना जाना है, थोड़ा सा वो सीख गए हैं हमारी भाषाओं को, तो उनको पार्शली एक्सक्लूडेड में रखा। तो जो शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6 का कॉन्सेप्ट बाद में आया, इन्होंने जब पास किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, तो वहीं पे इन्होंने एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड लॉ को लेके आए थे। जब हम आजाद हुए तो उसी एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड को शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6 लिख दिया। शेड्यूल 5 में वो था जो पार्शली एक्सक्लूडेड है। जैसे आप महाराष्ट्र में भी जाइएगा, उसके जंगल एरिया है, वहां पे लोग रहते हैं। जैसे आप यूपी का ही ले लीजिए, आप इधर जाइएगा बिहार की तरफ, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है वहां पे बिहार बॉर्डर पे। तो एक वहाँ थरवर टाइप के ट्राइब होती है, तो एक तरीके से वो पार्शियली एक्सक्लूडेड है कि जहाँ पे नॉर्मल लोग लग रहे हैं उसी में कुछ कुछ पैचेज में ट्राइबल एरिया है। लेकिन जो असम का एरिया था, जो त्रिपुरा और मेघालय का एरिया था, जो मिजोरम का एरिया था, ये टोटली एक्सक्लूडेड था। वहां पे पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा रीजन, आप समझिए कि आप 1000 किलोमीटर जा रहे हैं, उसमें सिर्फ ट्राइबल ही ट्राइबल है। तो उनको एक सेपरेट हमने शेड्यूल 6 में रखा, ठीक है। अब डिफरेंस ये होता है शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6 में। शेड्यूल 5 का जो है, जो हमसे थोड़ा सा इंटरेक्ट कर रहे हैं, पार्शली एक्सक्लूडेड है, उनको हमने दोनों एरिया को जब हमने सेपरेट रखा है ग्रुप में, तो उनके पावर ज्यादा है, उनके पावर ज्यादा है, ठीक है। समझ में आ रहा है? ट्राइबल एरिया को हमने अलग से पावर दे दिया। नॉर्मल ये है कि सेंटर और यूनियन गवर्नमेंट के पास जितने भी लॉ बनाने के पावर होते हैं, लेकिन इन सब जहां पे भी शेड्यूल 5 एंड 6 होता है, उसमें लॉ बनाने का पावर हम डेलीगेट कर देते हैं जो लोकल बॉडीज होते हैं। और उनके लोकल बॉडीज को, जो शेड्यूल 5 में है, उनके लोकल बॉडीज को ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल कहते हैं, एंड जो शेड्यूल 5 में है उसको ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स कहते हैं। अरे आज ये सही से ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ये जो एरिया है शेड्यूल 6 में है, और ये जो एरिया है ट्राइब एडवाइजरी काउंसिल, ठीक है। दोनों को नॉर्मल जो हमारा एरिया है, जैसे नॉर्मल यूपी का एरिया, जैसे गोरखपुर हुआ, कुशीनगर हुआ, इनसे दोनों में ज्यादा पावर है, क्योंकि वहां पे एक अलग से बॉडी होगी, वो खुद का लॉ बनाएगी कि शादी होने का लॉ क्या होना चाहिए, बच्चे के एडॉप्शन का लॉ कैसे होना चाहिए। जैसे हम अपना प्रॉपर्टी बेटे से, अगर बाप से बेटे में जा रही है, फादर्स टू द सन, तो किस तरीके से जाएगा, बेटी को देना है कि नहीं देना है, कौन कौन हिस्सेदार होगा, डेथ होता है, अभी किसी को रजिस्टर नहीं हुआ है, तो इस होता है ना डिफरेंट पर्सनल लॉ, ये सारे के सारे लॉ ऐसे नॉर्मल स्टेट के हाथ में होता है। लेकिन जहां जहां पे हम शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6 एरिया डिक्लेयर करते हैं, वहां पे ये किसके पास चला जाता है, जो यहाँ क्या ट्राइब एडवाइजरी काउंसिल है, और जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। इसमें यह है कि मोस्ट ऑफ द पीपल दे विल बी द पार्ट ऑफ द फ्रॉम द ट्राइबल कम्युनिटी। जो इसके मेंबर होंगे, 20 मेंबर की बॉडी ये होती है, और 30 मेंबर की बॉडी ये होती है, ठीक है। इसमें मैक्सिमम जो होंगे दे आर फ्रॉम द, दे नीड टू बी फ्रॉम द ट्राइबल कम्युनिटी, ठीक है। अब इसमें डिफरेंस ये है कि जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, ये शेड्यूल 5 के अंडर में बन रहा है ना। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, थोड़ा कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं सिंप्लीफाई कर दूं। हम ये पढ़ रहे हैं कि जैसे ये देश है, नॉर्मल पीपल है, ट्राइबल पीपल है, ठीक है। नॉर्मल पीपल जो एक जैसे मिल गया है, लैंग्वेज एक हो गया है, थोड़ा मॉडर्न हो गए, कपड़े पहन वहन के हम लोग अलग अलग चीजों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एजुकेशन, हेल्थ, अलग अलग तरीके से। ट्राइबल है जो टोटली डिपेंडेंट अभी भी नेचर पे है। मैक्सिमम उनका वही जो पुराना पीढ़ियों से चला आ रहा है वही है कि वो कलेक्टिव वे में खेती करेंगे, हंटिंग करेंगे, गैदरिंग करेंगे, उसी पे डिपेंडेंस है। लेकिन अब ये दिक्कत है कि वो हमारे साथ है नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं देश है तो गवर्नेंस चाहिए होगा ना, सब जगह से रोड गुजरेगी, वो भी लोग कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करेंगे, कहीं ना कहीं अगर कहीं किसी में कहीं मानिए चोरी हो रहा है, तो अगर उन लोगों को अगर सही से हम वहां पे भी तो पॉलिसिंग चाहिए ना। जो नॉर्मल लोग हैं वो जाके वहां पे चोरी करेंगे, तो एक लॉ बनाना पड़ेगा ना। वहां पे भी तो बच्चे और बेटे में झगड़ा होगा अगर लैंड के लिए, तो कोई ना कोई होना चाहिए ना जो झगड़ा सलटाए, अगर एक आप एक पॉलिटी में रह रहे हैं, एक ही स्टेट में रह रहे हैं। तो ऐसे में ये था कि वो जो एरिया ट्राइबल एरिया है, वो जो मेन
यहाँ पे हैं, इनके रूल एंड लॉ को मानने को तैयार नहीं है। होता है ना, आपका रूल अलग है, मेरा अलग है, मेरे रहने का तरीका अलग है, आप इम्पोज करेंगे ना। आप क्या है कि आप 7 फेरे लेते हैं, वो 7 फेरे का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, उनका कॉन्सेप्ट अलग तरीके से है कि वो उनका खुद का विलेज काउंसिल होता है, वो मिलकर डिसाइड करते हैं, लड़के लड़की का बहुत उनका, आप अगर देखिएगा, आप डीप में जाइएगा तो उनका बहुत मॉडर्न है हमसे, भले हम अपने आप को मॉडर्न कर रहे हैं, लेकिन उसमें उनमें मॉडर्निटी बहुत है, उसमें बहुत फ्रीडम है। विमेंस और विमेंस का जो हमारा पेट्रियार्की है उन वाले उनमें नहीं है, ज्यादा हम में है। ठीक है, आप एक दिन मैंने बताया भी था कि कुछ ट्राइबल एरिया ऐसे हैं, जैसे खासी, जयंती या ये सब ट्राइब ऐसे हैं कि उसमें शादी के बाद पुरुष जाता है महिला के घर में, तो उनका बहुत अलग है, तो उनको अलग लॉ से गवर्न करेंगे ना। तो वही जब अंग्रेजों ने ट्राई किया कि गवर्न करने का, तो वो विद्रोह करना स्टार्ट कर दिए। हमने कुछ विद्रोह का नाम पढ़ा, कोल रिबेलियन, ये संथाल रिबेलियन, मुंडा रिबेलियन। ठीक है, अंग्रेजों को समझ में आ गया कि इनके लिए हम अपना लॉ बना के नहीं हम कर सकते, उनको कहीं ना कहीं ऑटोनॉमी देनी पड़ेगी। तो उन्होंने क्या करा कि उस एरिया को एक्सक्लूड कर दिया, जो नॉर्मल लॉ बनाते हैं, उन्होंने कहा कि ये लॉ आप लोगों पे इम्पोज नहीं होगा। जब इंडिया आजाद हुआ, जब हम फ्रीडम मिला, तो हमने ये डिसाइड किया कि हम अलग से शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6 बना देंगे, और उसमें जो बॉडी होगी दैट विल बी गवर्निंग द दिस ट्राइबल एरिया। क्लियर हो रहा है? अब इन दो ट्राइबल एरिया में थोड़ा सा डिफरेंस था। एक जो ट्राइबल एरिया है वो थोड़ा सा एसिमिलेट होने लगा है, थोड़ा हमसे बातचीत करने लगा है, हमारी चीजों को अडॉप्ट करने लगा है। लेकिन कुछ ऐसे एरिया थे जो बहुत ही अभी भी बैकवर्ड थे, एकदम ट्राइबल कंडीशन में थे, उनको हमने शेड्यूल 6 में रखा। क्लियर है? शेड्यूल 6 में जो एरिया आते हैं वो 4 स्टेट्स हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। क्लियर है? ये 4 स्टेट का नाम याद होना चाहिए, पीसीएस में पूछेगा। ठीक है, क्लियर हो रही है? असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ये चारों कनेक्टेड है। आप देखिएगा अपने मैप में, दे आर कनेक्टेड। अब ये हुआ कि जो ज्यादा पिछड़े उनको ज्यादा ये आप देंगे ना ऑटोनॉमी, तो उन्होंने जो 6 शेड्यूल में है वो ज्यादा पिछड़े हैं, तो उनको ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाया, जो उनका बॉडी गवर्न करेगा। जैसे हमारा पार्लियामेंट है, हमारा ये स्टेट लेजिस्लेचर है, वहां पे भी तो एक बॉडी बनाना पड़ेगा ना। लेकिन उस बॉडी में मैक्सिमम जो लोग रहेंगे ग्रुपिंग में, वो ट्राइबल पीपल रहेंगे। क्लियर हो रही है? जो वहां की ग्रुपिंग है, उनका जो 5th शेड्यूल है उसका नाम है ट्राइब एडवाइजरी काउंसिल, एंड जो 6th शेड्यूल है उसको ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। क्लियर हो रहा है? अब डिफरेंस ये है कि जो ट्राइब एडवाइजरी काउंसिल है, इसको सिर्फ इतना पावर है कि एडवाइस करेगा गवर्नर को, रूल खुद नहीं बनाएगा। ये गवर्नर को एडवाइस करेगा स्टेट गवर्नमेंट को, ऐसे रूल बनाइए, और उसके बाद जो गवर्नर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को बताएगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट उनके लिए लॉ पास करेगा। लॉ तुरंत उनके पास पास करने का पावर नहीं है। क्लियर हो रहा है? लेकिन एडवाइज करेगा कि हमारा लॉ ऐसा बनना चाहिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनके लिए सेपरेट लॉ बनाएगा। क्लियर हो रही है? लेकिन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, इनके पास खुद का पावर है कि ये खुद लॉ बनाएंगे। क्लियर हो गया? ये एडवाइजरी बॉडी है, ये एडवाइज करेगी गवर्नर को, गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट को बताएगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी इस एरिया के लिए एज पर द एडवाइस। क्लियर हो रहा है? ये इनसे ज्यादा ऑटोनॉमी दिया गया क्योंकि इनको खुद ही अपना लॉ बनाने के लिए पावर दे दिया गया। क्लियर हो रहा है? मैक्सिमम स्टेट या मैक्सिमम जो एरिया है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मांग करते हैं। जो सोनम वांगचुक है वो भी क्या मांग कर रहे हैं कि लद्दाख को 6 शेड्यूल में रखा जाए। क्लियर हो रही है? क्यों? अभी वो 5th शेड्यूल में, अभी तो उसको ऐसे भी एक सेपरेट यूटी बना दिया। पहले जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट था, तो अभी यूटीज बनाया। अभी तो वो कह रहे हैं कि डायरेक्ट हमें 6 शेड्यूल में कर दीजिए। अपने उनका मानना है कि बाहरी लोग इंक्रोच कर रहे हैं, अब उनका लॉ होगा तो बाहरियों को आने ही नहीं देंगे। जैसे पहले कश्मीर में ये था कि कोई बाहरी नहीं जा सकता है, जब से ये कश्मीर का जो रिपील किया हमने लॉ कि उनका 370 हटा दिया, फिर उनका कॉन्स्टिट्यूशन हटा लिया, तो अब कोई भी जा सकता है। तो उनका मानना है कि बाहरी आके हमारा रिसोर्स कैप्चर कर रहे हैं। अब यूपी बिहार से पहुंच जाएंगे, क्योंकि अभी 2019 में हमने हटा दिया ना जो जम्मू एंड कश्मीर का सेपरेट स्टेट का लॉ था, 370 आर्टिकल 370 बहुत न्यूज में था, लोगों ने सपोर्ट किया, विरोध में थे बिना जाने कि क्या है। ठीक है, तो वहां पे ये था कि पहले ये था कि जम्मू एंड कश्मीर में बाहरी कोई नहीं जा सकता था,
वहां के लैंड वहीं के लोग खरीदेंगे, ठीक है, वहीं के लोग बेच सकते हैं, शादी वहीं पे होगी। अब यह है कि इन्होंने रिपील कर दिया, नॉर्मल लॉ लगा दिया। अब वो कह रहे हैं कि हमारे वहाँ मैक्सिमम बाहर के लोग आ रहे हैं और हमारे जो रिसोर्स हैं, जितने भी टूरिस्ट प्लेसेज हैं, सब जगह ये कैप्चर कर रहे हैं, हमारे लोग बेरोजगार रह रहे हैं और हमारा जो लैंड है धीरे धीरे इनके हाथों में जा रहा है। दैट इज द मेन थिंग। वो कह रहे हैं हम बैकवर्ड हैं, पहाड़ों पे ऑलरेडी हमारे पास नहीं है, सेंटर को ज्यादा से ज्यादा हमें सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि अब जब आप स्पेशल स्टेटस मिल जाता है तो आपको सेंटर अलग से भी फंडिंग करता है। दैट इज द मेन थिंग, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज है कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, इनके पास अपना पावर हो जाता है, लॉ वो बनाएंगे कि कौन किससे शादी करेगा, शादी का तरीका क्या होगा, कैसे लोग आके यहाँ पे रेजिडेंशियल रूल क्या होगा, एवरीथिंग क्लियर हो रहा है। इसी का डिमांड हो रहा है, तो ये क्लियर हो गया ना, 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल, ट्राइब एडवाइजरी काउंसिल एंड द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, क्लियर हो रही है ये सब। 5th शेड्यूल में 10 स्टेट्स हैं, जैसे जहाँ पे ट्राइबल एरिया कुछ कुछ है, जैसे महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, ठीक है। 6th जो थोड़े से हमारे साथ मिले घुले हैं, हाँ ठीक है। 5th शेड्यूल के जो है यहाँ पे दिया हुआ है, व्हाट आर द एरियाज, हर स्टेट में है, सब स्टेट नहीं है, 10 स्टेट के 5th शेड्यूल है, एंड बाकी जो है 4 स्टेट्स के दे आर इनटू द 6th शेड्यूल। क्लाइमेट चेंज का एक एंगल ये है कि बाहरी लोग जा रहे हैं, वो उनके क्लाइमेट को भी ऐसे तरीके से यूज कर रहे हैं जो निगेटिवली इम्पैक्ट कर, वही वो कह रहे हैं कि आप आपने ओपन कर दिया, बाहर से भी लोग आ रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं, हमें तो कोई फायदा हो नहीं रहा है, रिसोर्स आप इनको वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, गंदगी फैला के जाएंगे तो हमको घाटा होगा। 5th शेड्यूल नेम कहाँ दिया है, उसमें मैक्सिमम वो स्टेट है ना जहाँ पे छोटे छोटे ट्राइबल एरिया, जैसे महाराष्ट्र हो गया, उड़ीसा हो गया, गुजरात हो गया, बाकी के नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हो गया, अरुणाचल प्रदेश। 370 के आसपास ये सब आर्टिकल भी दिए हुए हैं, हम लोग पढ़ेंगे इसको सेपरेटली। एक बार दिखा दो कहाँ गया 370, हाँ उसमें भी ट्राइबल है, उसमें तो बहुत ज्यादा वो ट्राइबल हैं जो, नहीं वो इंडिया गवर्न कर, इंडिया का है, लेकिन वहाँ पे ट्राइबल एरिया वो भी है, वहाँ पे के लिए भी तो काफी विरोध चल रहा है, वहाँ पे भी हमने प्रोजेक्ट लगाने की बात की। हाँ जैसे यहाँ पे स्टेट है, यहाँ पे दे रखा है 371 वाले में नागालैंड है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट के मैक्सिमम है, जो इन चारों स्टेट को छोड़ दीजिए तो जो बाकी बचे आपके नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम, ये सब आएंगे, और बीच के महाराष्ट्र आएगा, गुजरात आएगा, अच्छा यहाँ दिया तो है विदर्भा एरिया ऑफ द महाराष्ट्र, ठीक है, गुजरात का जो सौराष्ट्र का एरिया है ये आएगा, ठीक है ना। ये सेंट्रल इंडिया के 4-5 हैं और बाकी सब 4-5 जो नॉर्थ ईस्ट के हैं वो हैं। अब ये बात आ रही है कि जो पार्ट ये शेड्यूल को नॉर्थ ईस्ट के जो मैक्सिमम स्टेट है दे विल बी कमिंग अंडर दैट, एंड दिस पार्ट कम्स अंडर द पार्ट 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो शेड्यूल एरिया है एक बार लिख लीजिए, पीसेस के लिए इंपॉर्टेंट है, पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 21 21 इट इज गवर्निंग द 5th एंड 6th शेड्यूल। अच्छा यहाँ दिया तो है सारे स्टेट, नागालैंड, मणिपुर, ये सब तो है, तो यही सब तो स्टेट हैं जो 5th में आते हैं। इसको ऐड 4-5 स्टेट जो होंगे, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश, ये सब है उनके कुछ एक। अब डिबेट ये चल रहा है कि ये जो भी हम 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल में दे तो दे रहे हैं, अभी भी है कि ऐसा नहीं देने से सोल्यूशन हो जा रहा है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। सबसे ज्यादा दिक्कत है कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, तो उतना पावर देने के बाद भी कुछ इम्पैक्ट पड़ता नहीं है। इन्होंने लास्ट में ये लिखा है, तो सबसे मेन चीज ये है कि गवर्नमेंट को ये कोशिश करना चाहिए कि इम्प्लीमेंट कराया जाए, और इम्प्लीमेंट करने के लिए अभी उन्होंने एक अलग से लॉ बनाने की कोशिश किया था, उसके थ्रू वो कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा सा चेंज कर रहे थे, ठीक है। वहां पे वो जो 10 एग्जिस्टिंग शेड्यूल एरिया है उसको ज्यादा पावर देने की कोशिश कर रहे थे, जो अभी हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर रहे हैं, दैट इज द 125 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, लोकसभा ने पास कर दिया है, राज्यसभा में ये अभी भी लटका हुआ है, ठीक है। इसको लेके काफी डिबेट चल रहा है कि कुछ स्टेट इसका विरोध कर रहे हैं, ठीक है, कुछ पार्टियां विरोध कर रही हैं कि हमसे बिना पूछे आप ये पावर नहीं दे सकते, हमारा पावर आप इनक्रोच करके इन ट्राइबल रीजन को दे रहे हैं। आर यू गेटिंग ना, कि स्टेट खुद विरोध कर रहे हैं ना, अगर आप ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बना रहे हैं, अगर आप यूपी में ही किसी एरिया को ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बना दें, तो यूपी गवर्नमेंट का वो एरिया इसके हाथ से बाहर चला जाएगा ना, गवर्नर के हाथ में पावर चला जाएगा, यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में पावर चला जाएगा। तो ऐसे में नॉर्मल कोई स्टेट नहीं चाहता कि उसके एरिया में कोई भी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट या ये सब क्रिएट हो, तो इसीलिए ये 2019 से ये बिल लटका हुआ है, 125 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये बिल लिख लीजिए, ये पीसेस के लिए इंपॉर्टेंट है।
What this provide? This provide more grant to the more financial, executive and administrative power to the 10 administrative council. ये जैसे कह रहा है ना, जैसे नॉर्मल आप किसी एरिया में टैक्सेशन का पावर होगा तो उस एरिया में स्टेट गवर्नमेंट को होगा। अगर ये एक्ट पास हो जाता है तो जो कुछ एरिया, जैसे मानिए कि उस एरिया में फिशरीज है, पॉन्ड है, तो उसका जो टैक्सेशन का पावर दे देगा जो लोकल बॉडीज है, जो ट्राइबल बॉडीज है, उनको दे देगा। जैसे इन्होंने लिखा है कि फिनेंशियल, एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर क्या हो सकता है, जैसे कि कहीं पे टोल टैक्स कलेक्ट करना हो या पुलिसिंग का है, ये सब चीजें किसके पास चली जाएंगी? लोकल बॉडीज को चली जाएंगी, मोर पावर। तो ये सब पावर ये लोकल बॉडीज को देना चाहता है, लेकिन अभी भी इसको रोक के रखा है। जो इन्होंने सोल्यूशन दिया है, कहा है कि एक तो आप इसको आप इम्प्लीमेंट कराइए, जितना भी 6 शेड्यूल है, 5th शेड्यूल है, आपने दे तो दिया है, पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, उसमें पॉलिटिक्स बहुत होता है, पॉलिटिकल पार्टीज घुस जाती है, वो अपना ही चलाती है। दूसरी चीज इन्होंने कहा है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट ऑलरेडी हमने पास किया था 2006 में। अगर फॉरेस्ट राइट एक्ट को इम्प्लीमेंट करा दिया जाए तो ऑलरेडी इसके थ्रू ट्राइबल्स को काफी राइट दिया गया है। जैसे कि जिस एरिया में रह रहे हैं उस पे जो लैंड का राइट है वो मैक्सिमम फॉरेस्ट ड्यूलर्स को हो जाएगा, 3 एकड़ 3 हेक्टेयर तक का राइट इनके पास है। उस एरिया में जितने भी माइनर और द मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं उनका है। अगर उनको आप हटाना है तो उनके एरिया में आप कुछ प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो प्रॉपर रिहेबिलिटेशन कराएं। तो फॉरेस्ट राइट एक्ट के थ्रू जो उनको राइट दिया गया था, अभी तक ट्राइबल एरिया में ट्राइबल लोगों के पास पेपर नहीं होता है कि ये हमारा जमीन है, ये आपका जमीन है। वो क्या करते हैं कि कलेक्टिवली होता है कि इस एरिया में मैं खेती कर लूंगा, इस एरिया में आप कीजिएगा, जो भी होगा प्रोड्यूस आपस में बांटेंगे या मिलकर करेंगे। ये सब ही कॉन्सेप्ट है, उनके पास पेपर वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। फॉरेस्ट राइट एक्ट जो 2006 में हमने पास किया था, उन्होंने कहा कि जिस एरिया में 3 जनरेशन से अगर कोई ट्राइबल पीपल रह रहे हैं, ट्राइबल है, तो उनको उस एरिया में 3 हेक्टेयर तक का हम राइट जो देंगे वो उस पर्सन को दे देंगे जो वहां पे खेती कर रहे हैं, वहां रह रहे हैं। उसके सिवा ये भी राइट दिया गया था कि कोई भी फॉरेस्ट एरिया है जहाँ पे ट्राइबल पीपल हैं, वहां के लैंड को हम डाइवर्ट नहीं कर सकते हैं कि माइनिंग के नाम पे, इंडस्ट्री के नाम पे, किसी के नाम पे हम दूसरों को नहीं दे सकते हैं। देने के पहले अगर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको वहां से रोड बनाना है, बहुत वो क्रूसियल है, तो वहां पे आप वहां का जो ट्राइबल विलेज है ना, उससे आप पहले परमिशन लेंगे। आफ्टर दैट यू कैन टेक दैट लैंड फॉर द एनी पर्पज। ठीक है, तो फॉरेस्ट राइट एक्ट में नहीं हो रहा है, अभी भी लैंड ग्रांट ग्रांट नहीं दिया है। अभी भी जो जब भी डाइवर्जन होता है लैंड का, अभी भी विलेज जो काउंसिल है या विलेज पंचायत है उससे नहीं वो लेते हैं उनका परमिशन। तो ये सब चीजें हैं। तो इन्होंने इस आर्टिकल में कहा है कि जो चीजें हैं उसको इम्प्लीमेंट करा दिया जाए तो काफी कुछ सोल्यूशन मिल सकता है। हम्म। सभी जगह ये क्रॉस द इंडिया है। ये फॉरेस्ट राइट एक्ट जितने भी फॉरेस्ट डेवलपर हैं सबको ये दिया गया है। मतलब कोई भी शेड्यूल 5 हो, शेड्यूल 6 हो, ट्राइबल है तो उसका ये इसके अंडर में डिफरेंट राइट्स हैं। जैसे अच्छा, उड़ीसा ही वाला तो इसी के नाम पे हुआ था। नियामगिरी एक जगह है, नियामगिरी में ये प्रोटेस्ट हो रहा था। नियामगिरी को झूठ मूठ में बाईपास करा के दे दिया था। 12 गांव थे, 12 गांव का उन्होंने निकाल के एक पॉक्सो ये पास्को एक कंपनी है साउथ कोरिया की, एल्युमिनियम माइनिंग कर रहे थे। तो वो उस नियामगिरी जो हिल है उसको वो अपना पूरे हिल को ही भगवान मानते हैं, देवता मानते हैं, और उसी हिल में ही सारे ये माइनिंग करना था। मैक्सिमम बॉक्साइट उसी में थे। तो उसको लेके बहुत ये होता हुआ था, मतलब काफी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन था। तो उसमें भी बाईपास कर दिया था ना फॉरेस्ट राइट एक्ट को। 12 जो विलेज काउंसिल थे, ये जैसे नियामगिरी का ये डिस्कस कर रहे हैं, नियामगिरी इज ए प्लेस इनटू द उड़ीसा, और वो एकदम ट्राइबल एरिया है। वहां पे वो जो नियामगिरी है वो हिल है, उसके नीचे पूरा बॉक्साइट का मिनरल्स है। ठीक है, अब गवर्नमेंट को पता चला, गवर्नमेंट ने उसको दे दिया। साउथ कोरिया की एक कंपनी थी पास्को, ठीक है, उसको दे दिया। ठीक है, वेदांता उसका एक सब्सिडी दी थी, कुछ ऐसे से चल रहा था। तो उन्होंने क्या किया कि रूल को बाईपास करके, ऊपर से नहीं होता फर्जी का पेपर ऊपर बनवा के पेपर पे ले लिया। लेकिन बाद में जो इन्वायरमेंटलिस्ट थे वो उन्होंने काफी विरोध स्टार्ट कर दिया। वहां के लोगों ने कहा कि अरे परमिशन लिया ही नहीं, कैसे चला गया परमिशन। दोबारा वोटिंग हुआ जब अंडर द जुडिशरी, तो उन्होंने सबने विरोध कर दिया, 12 गांव ने रिजेक्ट कर दिया। तो इसको लेके काफी उन्होंने अपना प्लांट बैठा लिया था। गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट में थी कि माइनिंग दे दिया जाए तभी तो कमाई होगा माइन से निकल के। और वो कह रहे थे कि हमें नहीं चाहिए, वो तो हमारा देवता है। पूरे हिल को ही वो देवता मानते थे, वो छेड़छाड़ ही नहीं करते उस हिल से। तो उसके बाद ये सब चीजें काफी न्यूज में थी।
क्लियर हो रही है ये क्या चीज है, क्या चल रही है, लद्दाख में क्या चल रहा है, सोनम वांगचुक क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको चाहिए कि उनको शेड्यूल 6 में चाहिए। और शेड्यूल 6 का क्या मतलब है, ऑटोनोमस जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, उनके पास लेजिस्लेटिव पावर है डिफरेंट एरिया में। वो 4 स्टेट का नाम आपको याद होना चाहिए। और जो शेड्यूल 5 है उसमें 10 स्टेट्स है, और ये नहीं कि पूरा स्टेट है, उसके रीजन है ट्राइबल। जो 4 स्टेट में बताया हूँ, असम पूरा असम नहीं है, वहां पे जो ट्राइबल डेंस एरिया है जो बहुत ही यूनिक है, आइसोलेटेड है, उस एरिया को रखा गया। तो अगर आपसे यहाँ पे एक चीज बहुत क्लियर है, जो हम शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6 का कॉन्सेप्ट लिए हैं वो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ब्रिटिशर्स ने जो पास किया था 1935 में, उससे है। ये पूछता है पीसेस के लिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा पीसेस के लिए इंपॉर्टेंट है कि जो डिफरेंट स्टेट हैं शेड्यूल 5 के अनुसार, उनको जो स्पेशल पावर दिया गया है वो आर्टिकल 371 के आसपास दिया गया है। 371 ए बी सी यही सब है। तीसरी चीजें हैं, जो पार्ट है वो पार्ट 21 है, जो शेड्यूल एरिया को कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है पार्ट 21 में। डिफरेंट पार्ट्स हैं, पार्ट 21 इज द प्रोवाइडेड फॉर द दिस स्पेशल प्रोविजन फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। क्लियर हो रहा है? दीज आर ऑल द थिंग। जो ट्राइबल मूवमेंट था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, तो एक बार आप लोग गूगल सर्च करके पढ़। हाँ एरिया, हाँ इस अपना वो रूल करेंगे आज। उस एरिया में वो ट्राइबल्स एडवाइजरी बॉडी बनाएंगे और ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाएंगे जिस भी एरिया में वो पर्टिकुलर ट्राइबल इनहेबिटेशन है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट। आगे का एक न्यूज है दैट इज एक 3 बुक हैं, 3 बुक अभी पब्लिश हुए हैं। तो इन पे है ये मैक्सिमम दिल्ली के जो किला है उसका जिक्र है, ठीक है। तो ये आप लोग मेडिएवल हिस्ट्री में पढ़िएगा, ये किला को देख लीजिएगा, पुराना किला, लाल किला, सलीमगढ़ किला फोर्ट और नजफगढ़ फोर्ट, ये सब तो पता ही होगा। बस आपको ये पता होना चाहिए ये सारे फोर्ट जो है दे आर इनटू द दिल्ली, ठीक है। धीरे धीरे मेडिएवल में आप ये भी पढ़ेंगे कि किसने क्या बनवाया है, कब बनवाया है, तो ये तब, लेकिन इतना तो पता होना चाहिए कि ये जितने भी फोर्ट हैं दे आर ऑल इनटू द दिल्ली, ठीक है। जो 3 बुक हैं किसने लिखा है उसका नाम थोड़ा देख लीजिएगा। एक बुक है काफी फेमस है, विलियम और डाल रिम्पल, सिटी ऑफ द जिन्स, ठीक है। ये स्पेलिंग देख लिया, DJINNS, यहाँ पे डी साइलेंट है, जिन्स, सिटी ऑफ जिन्स, विलियम डाल रिम्पल। दूसरा बुक जो पब्लिश हुआ है, दिल्ली इन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बाय द के निजामी। एंड तीसरा बुक है द स्कूल ऑफ अजमेरी गेट बाय द अजरा रज्जाक। ये है द स्कूल एट द अजमेरी गेट बाय द अजरा रज्जाक। ये सारा का सारा तीनों बुक टोटली बेस्ड ऑन द दिल्ली के जो किले हैं, कैसे बना, क्या उसका इंपॉर्टेंस है, वो है। इसमें यही लिखा है कि हमेशा दिल्ली में किले पे किले बनते रहे, क्योंकि हमेशा वहाँ पे अटैक का डर रहता है, क्योंकि वो सेंटर ऑफ द पावर था। और आसपास मेन किला को प्रोटेक्ट करने के लिए आसपास छोटे छोटे किला बनाते गए, इसीलिए वहां पे किलों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई। एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पे बुक का नाम दिया है, सैयद अहमद खान ने बुक लिखा था, असरार उस सनादिद, असरार उस सनादिद। सैयद अहमद खान काफी फेमस है, जब ये मुस्लिम रहने के वो लीडर माने जाते हैं। सैयद अहमद खान, ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ये ही इज द जो मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट माना जाता है। सैयद अहमद खान को कई बार कहा जाता है कि इन्हीं के कारण जो भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ उसका बीज इन्होंने ही बोया था। पहली बार जो डिमांड करने लगे थे कि एक मुस्लिमों के लिए सेपरेट नेशन की जरूरत है, तो इन्होंने स्टार्ट किया था, लेकिन इन्होंने सोचा नहीं था, ये सिर्फ राइट की बात कर रहे थे। धीरे धीरे राइट जो डिमांड होने लगा वो सेपरेट लैंड की बात होने लगी। So this is all about from the today's news. Here we will conclude our session. Thank you for joining the session.